देखो, यूपीएससी सीडीएस हो या यूपीएससी सीएससी हो या सीएपीएफ हो, इकोनॉमी का सेक्शन लगातार ट्रिकी होता जा रहा है। इसका कारण ये है कि जब हमारे बेसिक्स पे पकड़ नहीं होती तो बहुत बार क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रहे हैं, वर्ड्स को ट्विस्ट किया जा रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तीसरी बात, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इन क्वेश्चंस को क्रैक कैसे करना है बस ये सिखा सकता हूं मैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस इंडेक्स के बारे में। तुरंत एक स्टूडेंट के दिमाग में चलना चाहिए प्राइस इंडेक्स मतलब सीपीआई डब्ल्यूपीआई की यहाँ पे बात चल रही होगी, ठीक है। ये कैप्चर करता है चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटी। कांस्टेंट को छोड़ दो एक मिनट के लिए। इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटी। हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो हर कोई जानता है ना, प्राइस इंडेक्स किस चीज को कैप्चर करता है। बास्केट ऑफ कमोडिटीज रहती हैं उसमें, उसका कितना प्राइस चेंज हुआ एक साल में, 2 साल में, जितना भी निकालना है उसको कर लेता है, ठीक है। तो ये सही मार्क कर दूंगा मैं। मगर अभी तो एक कंफ्यूजन है ना मेरे मन में, ये इस कांस्टेंट का क्या करना है, ये कांस्टेंट क्यों लिखा है, करंट भी तो हो सकता था। अब सोच को, जिसके भी बेसिक्स स्ट्रांग है ना, वो तुरंत एक चीज पकड़ लेगा कि इस कांस्टेंट का यहाँ पे एज सच कोई बहुत डीप मतलब नहीं है कि कांस्टेंट हो, करंट हो, इस तरीके से। वो साफ तौर पे बस यही लिख रहा है कि जब एक बास्केट के एवरेज प्राइस चेंज को हम देखते हैं तो प्राइस इंडेक्स में हमें कैप्चर होता हुआ दिख जाता है। समझ रहे हो? उस कांस्टेंट को लिखने का मतलब ये है कि जो कमोडिटी आपने पिछले साल ली, उसी कमोडिटी को वो कांस्टेंट रखना है, तभी तो प्राइस कितना राइस हुआ है उस प्राइस इंडेक्स में कैप्चर कर पाओगे ना। कॉमन सेंस की बात है, सोच के देखो। तो वो इस कांस्टेंट की बात कर रहा है। अब ये कौन सोच पाएगा, ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि इस कांस्टेंट का मतलब है क्या इस सेंटेंस में, अभी शायद आपको मैंने बता दिया तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ यार ये तो यही होता होगा। आपको नहीं समझ आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। हमने जब भी प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, हमने इसको इसी तरीके से पढ़ा है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा हमने कहाँ पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस इंडेक्स टेक्स वैल्यू ऑफ 100, 110, 121 इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का मतलब समझते हो ना, 2011, 2012, 2013, इस तरीके से 11, 12, 13, 21, 22, 23, 22, 23, 24, इस तरीके से। देन द इन्फ्लेशन रेट्स इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर आर 10%, 21%। तुरंत पकड़ में आना चाहिए, तुरंत। 100 से 110, 10% होता है। ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट को मेजर किया जाता है। तो ये 10% तो सही लिखा है, मगर 120 अगर बढ़ेगा 110 से तो वो 21% नहीं होगा, क्योंकि वो 21% तो इसने 121 को यहां से कंपेयर करके कर लिया 100 से, जो कि गलत है। मगर ये समझ में कैसे आएगा एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट को समझ में आएगा जब वो बेसिक्स पे पकड़ बनाएगा। अब मजे की बात देखो, हम लोगों ने जब इन्फ्लेशन को पढ़ा था, इन्फ्लेशन के टॉपिक को, तो हमने वहां पे बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ा था। बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था कैसे 2021 से 22, 22 से 23 और 22, 23 से 24 पे हमने मेजर किया माइनस कर करके। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपको ये डायग्राम याद आया, आपको तुरंत इस प्राइस इंडेक्स की सारी चीजें याद आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है। वन ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उन पे पकड़ बना के बैठे हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। आप अपने हर कॉम्पिटिटर को बीट करने के काबिल हो, बिलीव माई वर्ड्स। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं देवर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। हाँ, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी बोल रहा है, मोस्ट है ना। हाँ, फॉरेन करेंसी असेट्स होते हैं, पढ़ा हुआ है हमने, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व बाय अ नेशन। सोच के देखो, सोच के देखो कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है, क्या इसमें उसको होल्ड करने की कोई कॉस्ट नहीं होती है। मान लो हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं, डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, तो जो कॉस्ट है होल्डिंग की फॉरेन करेंसी, वो तो लगेगी। दूसरी चीज,
अगर कोई इस तरीके से सोचता है कि इस पैसे को वॉल्ट के अंदर रखा जाएगा, है ना, कोई लोग लगेंगे उसको अंदर रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसमें भी पैसा खर्च होगा। तो बात यह है कि फॉरेन करेंसी एज रिजर्व्स रखने के लिए कॉस्ट तो देश को बियर करनी ही पड़ेगी। आप एग्जाम में कुछ भी बैठ के सोच लो, वॉल्ट वाली बात सोच लेते हैं, डेप्रिसिएशन वाली बात सोच लेते हैं, फ्लक्चुएशन इन द करेंसी की बात सोच लेते हैं, इन्फ्लेशन सोच लेते हैं, कुछ भी सोच लो, कुछ भी, इस स्टेटमेंट को आप गलत कर ही नहीं कर सकते मार्क, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत ही है ना, यहाँ पे नो नहीं आना चाहिए। सो 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब इसमें जैसे ही पहला आप पढ़ोगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा मगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखना, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये बात कर रहा है कि जो मार्केट मैकेनिज्म होता है वो ओवर प्रोड्यूस कर देता है किसी एक वस्तु को जो जनरेट करती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब इसका एक एग्जांपल सोचो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो इसका एग्जाम्पल अभी भी नहीं सोच पाए होंगे। मैं आपको बता सकता हूं ये यहां बैठ के, क्योंकि मैं जानता हूं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जेनरिक ड्रग। जेनरिक ड्रग जो होती है उससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, जैसे सिगरेट से नेगेटिव होती है। तो ये जो जेनरिक ड्रग है जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट होती है, लोगों का भला होता है, क्या मार्केट पे अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वो मार्केट इसे ओवर प्रोड्यूस कर देगा क्या? सोच के देखो। जवाब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जेनरिक ड्रग में प्रॉफिट नहीं होता है। तो प्रॉफिट नहीं होता है तो ये चीज कभी भी ओवर प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। समझ आ रहे हो आप? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का क्वेश्चन आपको बना के देने की कोशिश की गई है, इसको पहले समझने की कोशिश करो कि ये चक्कर क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक। अब यहां पे ये जीएसटी पे क्वेश्चन पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, क्यों? अरे भैया, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ठीक है, बट क्योंकि मैं इकोनॉमी की फैकल्टी हूं तो मेरा ईगो हर्ट हो गया कि यार ये क्या चीज है। तो मुझे एकदम याद आया कि हम लोगों ने इस चीज को जीएसटी पढ़ते हुए पढ़ा है, मगर मैं उस टाइम भूल गया। क्या भूल गया? कि यहां पे 1% है या 3% है, मुझे याद ही नहीं आया। और मैं यहां पे भी भूल गया कि ये कितना परसेंट है। टू बी वेरी ट्रू टू यू ऑल, बोलने को तो मैं बोल सकता हूं मुझे याद था, ये देखो इसका इतना परसेंट है, ये आंसर है, मगर इस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो होता क्या है ना कि जब हमारे सामने कोई टफ चीज आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ ये बोलता है कि कैसे भी करके सिर्फ इसको सॉल्व कर लूं मैं तो मेरी एग्जाम निकल जाएगी। अरे भैया, वो क्वेश्चन टफ है, उसमें 2 तो अमेंडमेंट पूछ लिए, उन 2 अमेंडमेंट पे 4 चीजें पूछ ली कि इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज हुई है। उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी पूछ लिया मेटल्स पे और अनवर्क डायमंड पे, उसका नंबर पूछ लिया। अरे तो ये टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, इसको अटेम्प्ट मत करो। समझ पा रहे हो आप बात को? खैर, आगे चलते हैं। ये है तेंदुलकर कमेटी। अब देखो यार, अगर आपने पॉवर्टी पढ़ा है तो गिनती कहता हूं वहां पे कमिटीज है, वो रंगाराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। वो बोल रहा है तेंदुलकर कमेटी के बारे में कौन कौन सी चीजें सही है। इस कमेटी ने ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट एज अ रेफरेंस यूज किया था, बोथ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी लेवल के लिए। और इस कमेटी ने एंकर किया था एक ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स को। मैं आपको ये बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो, जब हम लोगों ने पॉवर्टी के चैप्टर को शुरू किया था, ठीक है, वहां पे हमने साफ तौर पे तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वहां पे हमने डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बारे में भी पढ़ा था, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बारे में पढ़ा था, और कैसे मिक्स्ड को मॉडिफाइड किया था ये भी पढ़ा था। अब अगर आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे विदाउट एनी सेकेंड थॉट। बस इतनी चीज पे आपको पकड़ करनी है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन उठाता हूं मैं, M1। अब आप में से किसको ये बात नहीं पता कि मल्टीपल टाइम यूपीएससी M1, M2, M3, M4 इसमें से कौन सा नैरो मनी है, कौन सा ब्रॉड मनी, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ये बात सब जानते हो, रट्टा मारने वाली बात है, कुछ समझना नहीं है, ठीक है, कि M0 से पैसा चलना शुरू हुआ, M1, M2, M3, M4 ये आखिरी आ गया। हम लोग किसको M3 अपॉन M0 को मल्टीप्लायर देखते हैं, रटी होनी चाहिए चीजें।
क्वेश्चन देखते ही बनना चाहिए। ये इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन है, 50 बार करीब पूछे जा चुके हैं, 50 बार। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं पहले ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, आपका पेपर तो वैसे ही निकल जाएगा। टफ क्वेश्चन के लिए जो हम रो रहे हैं ना, पहले इजी तो कर लो। वो क्या बोल रहा है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम, नॉट करेक्ट। अब आप में से कौन ये बात नहीं जानता कि जीडीपी और जीएनपी वाले दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जीएनपी में हम बाहर के पैसा जो आता है, बाहर का पैसा जाता है, तो नेट फैक्टर पेमेंट जो हम अब्रॉड से ले रहे हैं, क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होता है क्या? सोच के बताओ मुझे, क्या ये चीज आपको तुरंत पकड़ में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जैसे यहां लिखा है कि इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट होता है जीडीपी कैलकुलेट करते हुए, ये क्यों क्वेश्चन पूछा उसने? वो आपसे पूछना चाहता था कि बेटा तेरे को सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम पता है कि नहीं फॉर्मूला, तेरे को पता है कि नहीं एम मतलब यहाँ पे इंपोर्ट्स होता है। बेसिक चीजें पूछ रहे हैं यार, ये भी नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? और इसीलिए इसीलिए जब मैं आप लोगों को इमेजेस के थ्रू पढ़ाता हूं ना, तो उसका कारण ही होता है कि ये बाबा जी दिखा दिए यूएस में बैठे हुए, ये पैसा भेज रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये बाबा जी भारत में ही है, भारत से ही आ रहा है, भारत में ही जा रहा है। यही चीज अगर आपने पकड़ ली इमेज के थ्रू, दुनिया की कोई ताकत आपसे क्वेश्चन को गलत नहीं करवा सकती, डेट आई कैन अश्योर यू। तो इस सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि लगातार जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूं, भले वो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज हो, प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर जरूर देखो, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.